राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेके आते हैं, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन लेके आते हैं और 20 क्वेश्चन आपको याद भी हो जाता है और हमें भी याद हो जाता है। और ये ग्राम पंचायत अधिकारी के न्यू सिलेबस में पंचायती राज व्यवस्था वाला जो चैप्टर है, हमारा 65 मार्क्स का जो टॉपिक है, इस पे हम लेके आते हैं रट्टा मार सीरीज। अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। और हम ग्राम पंचायत अधिकारी की फुल वीडियो फुल कोर्स बना रहे हैं, तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने 20 क्वेश्चनों को देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यही वीडियो देखते देखते ही 20 के 20 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, 20 वर्ष होनी चाहिए या 22 वर्ष होनी चाहिए? तो कहीं भी पूरे भारत में जो वयस्क मतदान की व्यवस्था है, जो एक एडल्ट वोट दे सकता है, वह अगर 18 साल का है तो पूरे भारत में किसी भी चुनाव में वो वोट दे सकता है। कितने वर्ष में? 18 वर्ष में वो वोट दे सकता है, लेकिन उसका जो नाम है वह वहां की मतदान सूची में, वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष, कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। वोटिंग देने के लिए 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का अभिप्राय है, मतलब ग्राम सभा का क्या मतलब है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, पंचायतों के सदस्य, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो सीधा सीधा मतलब है, आप 18 साल के हैं, आप 21 साल के हैं, इससे कुछ मतलब नहीं होता। आपको ग्राम सभा का अगर सदस्य बनना है तो जो वहां का वोटर लिस्ट होता है उस गांव का, उस पंचायत का, उसमें आपका नाम होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो डी ऑप्शन है हमारा, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, मतलब आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप ग्राम सभा के सदस्य हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1949 को या 26 जनवरी 1948 को? तो आपको बताना है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई। अब आप बताएंगे कि सबसे पहले पंचायतों की स्थापना राजस्थान नागौर जिले में हुई थी, लेकिन वह जो हुई थी वो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, नए ढंग से पंचायत व्यवस्था का गठन हुआ था। लेकिन जो ये वाला हम पंचायत व्यवस्था की बात कर रहे हैं, पंचायतों की स्थापना, ये मतलब कोई रूल नहीं था, सरपंच पंच टाइप के लोग आपस में चुन के, मतलब वोटिंग नहीं होती थी डायरेक्ट। इसमें अपने तरीके से सरपंच और पंच बनाया जाता था। जो गांव में सबसे वृद्ध लोग थे या जो सबसे बुद्धिमान लोग थे उन्हें बनाया जाता था। तो उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था कब शुरू हुई? तो 15 अगस्त 1949 को। कब हुई? 15 अगस्त 1949 को होती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 224वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला को ग्राम प्रधान चुना गया था। अब समझिए 112 वर्ष की महिला को ग्राम प्रधान क्यों चुना गया था? वो कितने साल जिंदा रह सकती है और वो अपने लास्ट स्टेज पे ही है, लेकिन उस गांव के लोगों ने उस 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला को अपना प्रधान चुना था। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले की बात है? तो वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की बात है। कौन से जिले की बात है? आजमगढ़ जिले की बात है। आजमगढ़ कौन से एरिया में आता है उत्तर प्रदेश के? तो पूर्वांचल में आता है। और आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। ठीक है, इनको भी हमें यूपी स्पेशल भी पढ़ना है, इसलिए हमें ये भी समझना होगा कौन सा जिला किस मंडल में और किस एरिया में है। तो आजमगढ़ था, बुजुर्ग महिला का नाम था नौरोजी देवी। उन्हें आजमगढ़ जिले के फूलपुर प्रखंड के अदमा मऊ गांव के ग्रामीणों ने अपना प्रधान चुना था। और ये कब की बात है? 2015 का जो चुनाव हुआ था उसमें यह महिला प्रधान, ग्राम प्रधान चुनी गई थी, नौरोजी देवी। गांव था इनका अदमा मऊ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 1 बार या वर्ष में 4 बार? तो आपको बतानी है कितनी बार बैठक होनी चाहिए। तो जो हमारा सही जवाब है और डी ऑप्शन है, वर्ष में 4 बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए।
जिसके लिए 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर की तारीखें तय की गई है। कौन कौन सी तारीख है? 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। लेकिन यह बैठक देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में इस बैठक को वर्ष में 2 बार बुलाने का प्रावधान है। सरपंच को ग्राम सभा की बैठक आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जो हमारा ग्राम सभा की बैठक 4 बार होनी चाहिए, जो संविधान बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 जरूरी सभाएं हैं। वो एक है खरीफ फसल के बाद और एक है रबी के फसल के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल कितने सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक है? मतलब जो ग्राम पंचायत की बैठक होगी उसमें से कितने वार्ड सदस्यों का आना एकदम जरूरी है? 1/2 सदस्यों की, 1/4 सदस्यों की, 1/3 सदस्यों की या 1/5 सदस्यों की? तो मैं आपको बताऊं 1/5 सदस्यों का आना वहां जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी बैठक स्टार्ट हो सकता है। 1/5 का मतलब जैसे आपका गांव 15 सदस्य 15 वार्ड वाला गांव है, तो उसमें 1/5 मतलब 3 सदस्य जरूर आने चाहिए बैठक में। कितने? 3। ठीक है। और सरपंच को ग्राम सभा की बैठक आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई है और उसे 15 दिन पहले बैठक आयोजित की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी सदस्यों को कि फला जगह पर फला तारीख को यह बैठक होगी, आप लोगों का आना अनिवार्य है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 287वां प्रश्न हमारे सामने, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की या पद सौंपनिक संरचना की। तो जो हमारा ऊपर के 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था है पंचायती राज, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की भी व्यवस्था है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था तो है ही, क्योंकि जैसे आपके केंद्र में जैसे राज्य में व्यवस्था लोकतंत्र का है, वैसे गांव गांव पंचायतों में भी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्शन इसको सही कर देते हैं 1 2 3। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान के बाद कहाँ प्रारंभ की गई है? तो इसमें पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश या हरियाणा में। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ हुई थी, तो उसके बाद कहाँ प्रारंभ हुई थी यह पूछा जा रहा है। तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। इसके बाद यह व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा 229वां प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? 28 विषय, 29 विषय, 30 विषय या 31 विषय? तो मैंने कई बार आपको बता दिया है जो शेड्यूल 11 है, मतलब अनुसूची 11 है भारतीय संविधान का, उसमें कुल 29 विषयों का जिक्र है। कितने विषयों का जिक्र है? 29 विषयों का जिक्र है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और उसमें कुल पंचायत के लिए 29 विषय दिए गए हुए हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के, जिला नियोजन समिति के, राज्य वित्त आयोग के, नीचे राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड के। तो मैं आपको बताऊं इसमें से जो हमारा ऑप्शन है 1 2 3 केवल जो चौथा है राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड, इसके जिम्मेदारी 73वें और 74वें संशोधन में नहीं है। 73वां और 74वां संशोधन होने से हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा हमारा 1 2 3 वाला बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे आप इसको एक बार और देख लीजिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग है हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग जो हमारा है, इसको आप अनुच्छेद किसमें पाएंगे? 243 में। किसमें पाएंगे? राज्य निर्वाचन आयोग। अगर आप देखेंगे संविधान का पार्ट 9 का जो 243 है, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग आपको मिलेगा। और जो हमारा राज्य वित्त आयोग है, इसके लिए अनुच्छेद 243I देखना पड़ेगा। कौन सा देखना पड़ेगा? 243I देखना पड़ेगा। और जो 74वां संविधान संशोधन में जो हमारा राज्य वित्त आयोग है,
उसके लिए क्या अनुच्छेद है, तो उसके लिए अनुच्छेद 243 वाई है, और राज्य निर्वाचन आयोग के लिए 243 ZA है। क्या है? 243 ZA। और जो जिला नियोजन समिति है इसका जो अनुच्छेद है वो 243D है पंचायत के अंडर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में? तो जो यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम जो बनाया गया वो 1961 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1961 में, 61 में। इसके द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली को एक सूत्र में जोड़ दिया गया। यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस वर्ष पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया? किस वर्ष पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया? हमारे सामने ऑप्शन है 1955, 1956, 1957 या 1958। तो इसका सही जवाब होगा पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत 1955 में कर दिया गया था। पहले इनका नाम होता था, क्या नाम होता था? पंचायत अदालत, और 1955 में इनका नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष तल माना जाता है ग्राम पंचायत को, जिला पंचायत को, क्षेत्र पंचायत समिति को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको माना जाता है? जिला पंचायत को माना जाता है। 3 स्तर होते हैं, एक ऊपर सबसे जिला पंचायत, बीच में होता है पंचायत समिति जिसे क्षेत्र पंचायत समिति भी बोलते हैं, और निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत। और सबसे ज्यादा फंडिंग किसे दी जाती है सरकार द्वारा? ग्राम पंचायत को। ठीक है, 3 स्तर हैं, जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का या 5 वर्ष का? तो जितने भी पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें सबका कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो 5 वर्षों का कार्यकाल सबका होता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कितनी समितियां बनाई जाती हैं? 3, 4, 5 या 6? तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कुल 6 समितियां बनाई जाती हैं। हमारे ग्राम पंचायतों में समितियां बनाई जाती हैं, कितनी समिति बनाई जाती है याद है ना आपको? 6 समितियां बनाई जाती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी समितियां जिला पंचायत में। तो पहला है प्रशासनिक समिति, दूसरा है नियोजन एवं विकास समिति, तीसरा है शिक्षा समिति, चौथा है निर्माण कार्य समिति, पांचवा है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, और छठा है जल प्रबंध समिति। इसी प्रकार हमारे ग्राम पंचायतों में यही सेम टू सेम 6 समितियां बनाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय तल किसे माना जाता है? अभी अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया 3 तल होते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर, फिर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला पंचायत। जब वो पूछ रहा है द्वितीय तल, द्वितीय मतलब मिडिल वाला पूछ रहा है, बीच वाला पूछ रहा है, तो बीच में क्या होता है हमारा? क्षेत्र पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं, विकास खंड बोलते हैं, वह द्वितीय तल है हमारा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अब किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उसके गठन के कितने दिन बाद होनी चाहिए? जो कोई भी गांव है उसमें ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है, प्रधान चुन लिया गया, वार्ड सदस्य चुन लिया, उप प्रधान चुन लिया गया, तो कितने दिन के भीतर पहली बैठक हो जानी चाहिए? ऑप्शन है 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो जो सही जवाब है वो 30 दिन के भीतर ही पहली बैठक होनी चाहिए, और जो जो समितियां हैं उनको बनाने का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 238वां प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत की 2 बैठकों के बीच कितने दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 1 माह, 3 माह, 2 माह या 4 माह का? तो जो हमारा ऑप्शन है 2 माह का गैप होना चाहिए। एक बैठक हो उसके बाद एक बैठक हो, तो उसमें 2 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्राम सभा में जो मेन बैठकें हैं वो तो 2 होंगी ही होंगी, एक रबी फसल के बाद और एक खरीफ फसल के बाद। लेकिन अगर कोई चाहे तो बार बार बैठक बुला सकता है। अगर सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य चाह रहे हैं कि एक बैठक फिर बुलानी चाहिए इस मुद्दे पे, तो बैठक बुला सकते हैं ग्राम सभा की। ठीक है, ले देखते हैं अगले प्रश्न को।
किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना के बाद विशेष बैठक बुलाई जाती है? अगर मान लीजिए किसी ग्राम प्रधान को हटाना है कुछ भी कारण से, अब कैसे हटेगा? जो सदस्य हैं, 15 सदस्य वाला गांव है मान लिया आपके, और 13 है, 11 है, 9 है, ऑड नंबर में होते हैं सदस्य, तो उनमें जो 50% प्लस 1 अगर आपके पक्ष में है, किसी के पक्ष में है, तो आप प्रधान को हटा सकते हैं। तो हटाने के कितने पहले आपको उसे सूचना देनी पड़ेगी? तो 15 दिन, क्योंकि वो भी तो कोशिश करे अपने सदस्यों को अपने पक्ष में रखने की। तो 15 दिन पहले आपको उसे सूचना देनी पड़ेगी। और उस बैठक में कम से कम 1/3 सदस्य, मतलब आप 5 सदस्यों के साथ इसकी चुनौती दे सकते हैं कि इस प्रधान को मुझे हटाना है, और 2/3 बहुमत के साथ आप उसे हटा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है ये, फिर हम अगली वीडियो में कल 5 बजे और क्वेश्चंस को देखेंगे। 240वां क्वेश्चन है हमारे सामने। पहले कथन दिया गया हुआ, उसका कारण दिया गया है, तो आपको उस हिसाब से पीसीएस ओसीएस में एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। और मुझे उम्मीद भी है कि इस बार जो ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर होगा, इसमें भी जो लेवल होगा क्वेश्चन का डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ये कुछ तरीके से पूछा जाएगा पीसीएस दिमाग से, मतलब डायरेक्ट प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते कि ये फला युद्ध कब हुआ, ये क्या कब हुआ। अब कुछ ना कुछ अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस प्रकार से क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अतः खेल कम हो गया है, और कारण क्या है? 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। पहला था कथन कि राजनीति का अंत खेल खत्म हो गया है, और उसमें कारण क्या दे रहा है कि 73वें संशोधन के आने से संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। और हमें विकल्प का सही चयन करना है। जैसे पहला ऑप्शन है ए, और ए मतलब पहला जो स्टेटमेंट है, आर मतलब दोनों, आर मतलब रीजन भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है, और आर जो है रीजन जो है ए की सही व्याख्या करता है। और दूसरा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। मैं आपको बताऊं, आप पढ़ें इसको फिर से। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल खत्म हो गया है। जो भी राजनीतियां होती थी ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में, उनका सच में खेल खत्म हो गया है, सच्चाई है। अब ये खत्म होने का कारण क्या है? तो जो 1992 में 73वां संशोधन हुआ है, उसको संवैधानिक दर्जा मिला है, उसी की वजह से खेल खत्म हुआ है। तो जो ऑप्शन हमारा पहला है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें उम्मीद है शायद कि ग्राम पंचायत अधिकारी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमें अपनी तैयारी इस लेवल पर रखनी है कि हमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका जवाब दे सकें। आपने यहाँ तक वीडियो देखी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। और अगर कुछ कमियां रह जाएं या कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।